हेलो 10th क्लास, गुड मॉर्निंग। आज का लेक्चर 12 और यहाँ पे हो गया अपना लेसन चेंज पार्ट 2 केंद्र सरकार। ठीक है, और इसमें आज अपन पार्ट शुरू करने से पहले जो इसकी बेसिक चीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि देश में कैसे शासन व्यवस्था होती है, कैसी सरकारें होती हैं, कौन कौन सी सरकार होती हैं, कितने उनके स्तर होते हैं, उन सरकारों का काम करने वाले अंग कौन से हैं, उसका एक अपन थोड़ा सा शॉर्ट में बेसिक चीज़ें जो है वो पढ़ेंगे ताकि आपको जो पूरा चैप्टर है वो आसानी से समझ में आ जाए। तो बच्चों अपन देखते हैं चैप्टर 2 केंद्र सरकार। अब हम बात शुरू करते हैं कि जब अपना संविधान बना तो संविधान में हमारे यहाँ पर 2 सरकारों का प्रावधान रखा गया, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। अब केंद्र सरकार है ना पूरे देश की सरकार जो पूरे देश में शासन करती है, जो दिल्ली में, और एक सरकार बनाई गई राज्यों में, तो जितने भी राज्य थे वहाँ पर उनकी सरकारें बनाई गई। तो देश में 2 सरकारों का प्रावधान रखा गया। बाद में ये देखा गया कि जो राज्य सरकारें हैं, क्योंकि उस समय क्या अपने राज्य संख्या में तो कम थे और विशाल थे, मतलब एक राज्य में, अभी जो हम अलग अलग राज्य देखते हैं वो एक राज्य में 2-3 राज्य जो थे वो मिले हुए थे, तो उनका आकार भी क्या था, बहुत ज़्यादा था। तो ये देखा गया कि राज्य सरकारें जो हैं वो एक एक व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती, उनकी समस्याओं का समाधान उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है, और सरकार के लिए बहुत ये मैं कहना चाहिए मुश्किल वाली चीज़ हो गई थी कि कैसे व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान किया जाए। तब एक अपना विकेंद्रीकरण के तहत, विकेंद्रीकरण क्या होता है, सत्ता का विभाजन, सरकार का विभाजन, उसके तहत एक नई सरकार का गठन किया गया, स्थानीय सरकार, जो किसके अंतर्गत काम करती है, राज्य सरकार के अंतर्गत ही काम करती है। इसको स्थानीय स्वशासन भी कहा गया। तो ये अपने यहाँ तीसरी सरकार का कॉन्सेप्ट सामने आया। आपके जो चैप्टर हैं, और ये मैं इसको पार्ट 2 कह रही हूँ, वैसे अगर अपन देखें तो ये पार्ट 6 होगा। अगर अपन सिविक्स के हिसाब से देख रहे हैं तो 2nd चैप्टर है, क्योंकि अपन नागरिक शास्त्र वाला पोर्शन कर रहे हैं, और वैसे ये है अपना पार्ट 6, क्योंकि पार्ट 5 अपन ने देखा था लोकतंत्र के बारे में। तो ये है अपना पार्ट 6 केंद्र सरकार। तो हम वापस अपनी पुरानी बात पे आते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो थी वो वहाँ पर अपने यहाँ संविधान में बनाई गई। अब बात आती है कि ये जो सरकारें हैं इनका काम कैसे चलता है। तो लोकतंत्र के जो आधार स्तंभ हैं वो शासन के अंग हैं। लोकतंत्र में जो आधार बनते हैं वो शासन के अंग हैं। ये 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिनसे इन सरकारों का काम चलता है। अभी बच्चों पर इस सरकार को फिलहाल अभी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपके जो सिलेबस में है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का है पोर्शन, मतलब अगला जो 7वां चैप्टर आएगा वो राज्य सरकार के बारे में, पर एक आपको बेसिक चीज़ समझा रही हूँ इसके लिए। अब ये जो केंद्र सरकारें हैं, सरकार जो है केंद्र सरकार, इसको एक नाम और मिला है, भारत सरकार है अपनी देश की, दिल्ली की, इसको संघीय सरकार भी कहा जाता है। और जो राज्य सरकारें हैं उनको प्रांतीय सरकार भी, क्षेत्रीय सरकारें भी, नाम स्टेट गवर्नमेंट जिसको अपन कहते हैं वो यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखते हैं शासन के अंग कौन कौन से हैं, कैसे हैं, जिनके जरिए सरकारों का काम चलता है। तो पहला अंग अपन लेते हैं व्यवस्थापिका। ठीक है बच्चों, ये जो तीनों अंग हैं शासन के, ये दोनों सरकारों में अलग अलग नाम से काम करते हैं, मतलब इनके नाम अलग अलग, इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। सबसे पहले अपन देखते हैं व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका जिसका काम क्या है, विधि निर्माण करना, यानी कि कानून बनाना। अब ये तीनों अंगों के अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। जब ये केंद्र में काम कर रही है तो इनको नाम दिया जाता है विधायी, मतलब जैसे ना व्यवस्थापिका, संघीय व्यवस्थापिका या केंद्रीय व्यवस्थापिका, जब ये यहाँ पे काम करती है। ठीक है, इसके ऊपर एक बीच में लाइन खींच देते हैं, संघीय व्यवस्थापिका या केंद्रीय व्यवस्थापिका। अब प्रश्न आता है कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका कौन है।
किसको कहते हैं? तो वो है संसद। संसद नाम सुना होगा तुम लोगों ने दिल्ली में, ये संसद, ठीक है। अब ये संसद जो है इसका निर्माण किससे हुआ है? यहाँ पे दो सदन आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो निम्न सदन है और राज्यसभा जो उच्च सदन है। ये दोनों सहायता के लिए किसके लिए बने? राष्ट्रपति के लिए। क्योंकि बच्चों राष्ट्रपति जो है वो संवैधानिक प्रधान है, जो अपने संविधान में प्रमुख स्थान जो है, सबसे बड़ा स्थान जो है वो राष्ट्रपति का है। ये कार्यपालिका के प्रधान भी माने जाते हैं, ठीक है। पर ये वास्तविक प्रधान नहीं है, क्योंकि वास्तविक प्रधान तो प्रधानमंत्री होते हैं। हमने ये व्यवस्था ब्रिटेन से ली है। ब्रिटेन में जहाँ पे राजा प्रमुख होता है पर वो वास्तविक शासक नहीं है, वहाँ के जो प्रधानमंत्री वास्तविक शासक है। तो ऐसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो है ये वास्तविक शासक नहीं है, औपचारिक प्रधान है। वास्तविक प्रधान किसको कहते हैं? हम उनको कहते हैं प्रधानमंत्री को। तो हमने अभी पहले बात की व्यवस्थापिका की। जो संघीय व्यवस्थापिका है ये संसद के नाम से, जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों अंगों से मिलकर के इसका निर्माण हुआ है। यही व्यवस्थापिका जब राज्य में आ जाती है तो इसको राज्य व्यवस्थापिका कहते हैं। अब केंद्र में तो ये संसद के नाम थी, राज्य में किस नाम से? तो हम इसको कह सकते हैं जैसे विधानमंडल होते हैं, ठीक है। विधानमंडल जो दो अंगों से, विधानसभा और विधान परिषद, और यहाँ राष्ट्रपति, यहाँ पर राज्यपाल। राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, संवैधानिक प्रमुख। जैसे राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख था, संविधान में सबसे प्रमुख माना गया, ऐसे राज्य में राज्यपाल सबसे प्रमुख। अब जैसे यहाँ पर अपन ने देखा था लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ऐसे विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ये राज्य की स्थितियाँ। ये तो हो गया बच्चों अपना पहला अंग, व्यवस्थापिका, जो दो नाम से काम कर रही है। मतलब दो नाम से तात्पर्य कि नाम मिला है इसको। यहाँ पर ये केंद्रीय व्यवस्थापिका है संसद, और ये राज्य व्यवस्थापिका है विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद। अब आता है शासन का दूसरा अंग, कार्यपालिका। अब कार्यपालिका का प्रधान भी किसको कहा गया? राष्ट्रपति को, क्योंकि सारे कार्य जो होते हैं राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति अगर नहीं है तो उनके स्थान पे उपराष्ट्रपति जो है वो कार्य संभालते हैं। और प्रधानमंत्री मतलब मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल का नेता जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री, जो कि वास्तविक शासक मतलब शासक का प्रमुख इसको माना जाता है। तो ये हो जाती है कार्यपालिका, यहाँ पर संघीय कार्यपालिका या केंद्र कार्यपालिका। ये कार्यपालिका राज्य में कहलाती है राज्य कार्यपालिका। राष्ट्रपति की जगह यहाँ पे राज्यपाल आ जाते हैं, प्रधानमंत्री की जगह यहाँ पे मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। ये जो है यहाँ पर कार्य करता है राज्य कार्यपालिका के नाम से। केंद्र में अगर प्रधानमंत्री वास्तविक है तो राज्य में मुख्यमंत्री। फिर आता है तीसरा अंग, न्यायपालिका। जैसे आपको पता है ये कानून निर्माण करती है व्यवस्थापिका। ये एक व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है, निष्पादन जिसको अपन कहते हैं। और न्यायपालिका जो कानून का उल्लंघन करते हैं उनके लिए दंड का प्रावधान रखती है। तो ये न्यायपालिका जो केंद्र में है ये सर्वोच्च न्यायालय के नाम से, जिसको अपन कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, दो तीन नाम है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और जब ये राज्य में कार्य करती है तो इसका नाम आ जाता है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जिसको अपन कहते हैं, जो इसके अधीन काम करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन यहाँ पर ये कार्य करते हैं। तो ये अपन देखते हैं बच्चों, ये सब एक एक ही हैं क्योंकि केंद्र में एक ही व्यवस्था है, किंतु राज्यों में जैसे अपन कहते हैं केंद्र में एक ही राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री एक ही है, किंतु राज्य तो अपने आप ही बहुत सारे हैं। तो ऐसे में राज्यों में राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख, ठीक है, और वास्तविक प्रमुख जो होते हैं वो मुख्यमंत्री, और उनके सहायता के लिए जो पूरा मंत्रिमंडल होता है वो यहाँ पर आता है। तो ये अपन ने एक फिलहाल छोटा सा रूप देखा। और अगर थोड़ा सा हम स्थानीय सरकार भी समझ लेते हैं तो स्थानीय सरकार बच्चों एक सबसे निचली इकाई है सरकार की, तीसरी नंबर की, जो गाँव में भी है और नगर में भी है, शहरों में भी है, अलग अलग नाम से। सबसे छोटी इकाई होती है गाँव में पंचायत, आपने सुना ही होगा। उससे ऊपर जनपद या पंचायत समितियाँ, जिला परिषद, ये तो हो गई गाँव की व्यवस्था। शहर में नगर पालिका, पर राजस्थान में देख रहे हैं, राजस्थान की जो बात है, नगर पालिका सबसे छोटे रूप में, फिर नगर परिषद और फिर नगर निगम, ये व्यवस्था। तो फिलहाल तो हम देखेंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बारे में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों।
यहाँ पर हम देखते हैं सरकार। ये आप सरकार शब्द जो देख रहे हो, इस सरकार का अर्थ क्या होता है, किसे कहते हैं सरकार। अब सरकार जो है, राज्य जो है, ये वैसे तो दिखाई देते नहीं, पर ये जब कार्य करते हैं एक प्रतंत्र के रूप में कार्य करते हैं तो इनका रूप सामने आता है। तो सरकार क्या है, देश पे शासन करने वाली सत्ता, जो ताकत होती है, पावर होती है, देश पे जो शासन करती है, ये सत्ता कहलाती है। इसके अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकारें क्या करती है, कानून निर्माण करती है, निष्पादन करवाती है, और जो कानून का उल्लंघन करते हैं उनको दंडित भी करती है। तो ये सारा कार्य कौन करती है, सरकारें करती है। तो सरकार के बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जाती, क्योंकि राज्य में भी कौन काम कर रही है, अपने बात की थे भी, यहाँ पर सरकारें काम कर रही हैं। अब राज्य नाम का जो एक भावात्मक, अपन कहते हैं राज्य में दिखाई तो देता नहीं, इसकी सीमाएं हैं, पर यह राज्य नहीं दिखाई देता। तो राज्य एक अमूर्त है ना, जिसका कोई एक ऐसा रूप नहीं है, अदृश्य संस्था होती है। उस संस्था को चलाने वाले या उसको एक रूप देने वाले जो संस्था होती है, उसको भी अपन क्या कहते हैं, सरकार। तो सरकार के 2-3 अर्थ आ गए। एक तो शाब्दिक अर्थ अपन ने देखा, देश पे शासन करने वाली जो सत्ता होती है, पावर होती है, उसको सरकार कहते हैं, जिसके बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये जो कार्य करती है वो कानून निर्माण का, कानून को निष्पादन करवाने का, मतलब लागू करवाने का, और कानून का उल्लंघन करने पर दंड देने का। तो राज्य रूपी जो एक संस्था है, उसको एक मूर्त रूप देने का कार्य कौन करती है, सरकारें करती है। अब यहाँ पे एक विद्वान की परिभाषा आई है, जिन्होंने अर्थ दिया है सरकार का, गार्डनर की परिभाषा। वो कहते हैं सरकार वो मशीन है या अभिकरण है, तंत्र है, जिसके द्वारा राज्य की, मतलब अब इसको अपन थोड़ा सा अलग अलग डिस्क्राइब कर लेते हैं कि गार्डनर ने जो परिभाषा दी है सरकार की, कि सरकार वह मशीन है, अभिकरण है, जिसके द्वारा राज्य की नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं। अभी अपन ने यहाँ पे जो बात की थी, नीतियाँ बनाई जाती हैं, नीतियाँ नहीं कानून। फिर जो मामले होते हैं, सामान्य मामले, उनको भी देखा जाता है, नियमित किया जाता है, और सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है। तो ये क्या कार्य करती है सरकार। सरकार वह मशीन उपकरण है जिसके द्वारा राज्य की नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं, सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है, सामान्य हितों को उन्नत भी किया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सरकार का अर्थ जो है वो स्पष्ट हो गया होगा। यहाँ थोड़ा सा अपन ने शुरुआती स्थिति देखी कि आपको चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ये सब पढ़ेंगे आप। संसद के बारे में, जिसमें लोकसभा राज्यसभा के बारे में, मतलब व्यवस्थापिका पूरा, कार्यपालिका पूरा, और न्यायपालिका कहाँ का, केंद्र सरकार का। क्योंकि अभी अपन चैप्टर कौन सा लेंगे, पार्ट 6, जिसमें केंद्र सरकार बोलना। जो अगला चैप्टर लेंगे तो अपन इस वाले को पढ़ेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि 3 अंग जो हैं सरकार के, जो शासन के अंग जो हैं, जो कार्य करते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो अभी अपन इतना ही देखते हैं, क्योंकि अगले लेक्चर में अपन इन तीनों अंगों का जो है विस्तृत रूप देखेंगे, जो अभी आपको यहाँ मैंने बताया, व्यवस्थापिका के बारे में, कार्यपालिका के बारे में, न्यायपालिका। तो कल अपन जो लेंगे पोर्शन, कुछ वो होगा व्यवस्थापिका के बारे में। तो ये शुरुआती आपको छोटा सा संक्षेप में मैंने जो एक समझाया वो समझ में आ गया होगा। सरकारें जो है अपने देश में, और सरकार का काम करने वाले जो शासन के अंग हैं, वो किस किस नाम से काम करते हैं और किस रूप में वो है वहाँ पर, ये सारे इसमें अंतर्गत आ जाएगा। तो इतना आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। इसको बच्चों ध्यान से देख लें।